नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोगों के हालचाल बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैंने टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है जून 2023 में, उसमें जो एसएसटी के जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज कुछ और सवालों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का अधिक समय ना लेता हुआ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और आज का पहला सवाल देखते हैं। और आज का पहला सवाल है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये है। आपको ये भी पूछा जा सकता है और इसको 1959 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों। रहला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। जो रहला है ये लिखी है इब्न बतूता के द्वारा। रहला जो पुस्तक है इसको इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता जो है, आपको सवाल पूछा जा सकता है ये कहाँ से आए, किसके साथ आए? इब्न बतूता जो है अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को, तो ये मोरक्को के रहने वाले थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक जो भारत में सल्तनत काल का एक शासक है, तो उसके साथ ही भारत आए थे। ये आपको सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर पर कई बार मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब है वो है गीतांजलि, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में जो पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए ही मिला। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर ऑप्शन सी को देखें दोस्तों, जो लियो टॉलस्टॉय है, लियो टॉलस्टॉय महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु हैं। आपको सवाल यदि पूछा जाए कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए, जो और ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने किताब लिखी है, जिनमें से एक किताब का नाम है वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति। और विलियम शेक्सपियर ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिनको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे एक किताब है दोस्तों, रोमियो और जूलियट। रोमियो तथा जूलियट जो है ये किताब जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। एक और किताब है, उस किताब का नाम है हैमलेट। ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है कई बार। और एक और पुस्तक है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, और उस किताब का नाम है ओथेलो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। और क्वेश्चन नंबर 78 है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया वो लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली ने वो किया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस जगह से किस व्यक्ति ने किया, इस तरह के सवाल आमतौर पर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह का अगर आपको पूछा जाए कि नेता कौन है, 1857 के विद्रोह का नेता कौन है, तो 1857 के विद्रोह का जो नेता है वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय जो है, जो कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह, इनके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को लड़ा गया। अब बहादुर शाह जफर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो इनका जो कार्य जो संभालने का काम करते थे वो इनके सेनापति थे, जिनका नाम है बख्त खान। अगर आपको सवाल पूछा जाए दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सवाल का जवाब होगा बख्त खान। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जाए कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कादरी का अधिकार दिलाने के लिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में एक जगह है, बिहार में एक ज़िला होगा, उसका नाम है जगदीशपुर।
तो अगर पूछा जाए कि जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर होगा दोस्तों वीर कुंवर सिंह। तो और वीर कुंवर सिंह ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को कई बार हराया। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जाए कि बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर होगा खान बहादुर। खान बहादुर। आपको सवाल अगर पूछा जाए कि फैज़ाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, फैज़ाबाद से, तो आंसर होगा दोस्तों मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। अगर आपको सवाल पूछा जाए कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा नाना साहिब जो अंतिम पेशवा जो थे उनके गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहिब के सेनापति का नाम है तांत्या टोपे, जिनका असली नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग है। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अपने पिछले वीडियोस में ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, तो ध्यान रखना 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से हुई है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है 1857 का विद्रोह जो है ये कब शुरू हुआ, तो ध्यान है 10 मई को ये विद्रोह शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह में यह आपको सवाल पूछा जाए स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे, तो वो है मंगल पांडे। और मंगल पांडे का जो संबंध अगर पूछा जाए कौन सी छावनी से था, तो मंगल पांडे संबंधित थे जो इंडियन आर्मी में जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंपनी में ये काम करते थे पहले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम करते थे मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे, और बैरकपुर छावनी जो है ये वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल में थी छावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला सवाल है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखें दोस्तों, 7 बहनें और एक भाई, 7 बहनें और एक भाई के नाम से भारत के पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य हैं उनको जाना जाता है 7 बहनें और एक भाई के नाम से। और एक भाई जो है ये सिक्किम है। 7 बहनें और एक भाई में ये जो एक भाई है ये सिक्किम को कहा जाता है। इसके अलावा जो 7 राज्य बचते हैं नॉर्थ ईस्ट में वो 7 बहनों में है। जैसे मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तो ये सभी की सभी 7 बहनों में शामिल है। मणिपुर दोस्तों, मणिपुर इसको भारत का गहना कहते हैं, भारत का गहना, ज्वेल ऑफ इंडिया। ये सवाल टैट में पूछा गया है। देखो अगर आप पुराने पेपर देखते हैं तो आप इसको देखोगे कि ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपुरा भारत का वो राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सवाल पूछा जा सकता है भारत का कौन सा वो एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो आंसर इस सवाल का त्रिपुरा होगा। और सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। सिक्किम अगर आप देखें, अगर ये सिक्किम है तो इधर को नेपाल है और ऊपर चाइना है और इधर भूटान है। तो ये इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो असम राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? ऑप्शन ए है 32वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 46वां। तो 42वां संशोधन जो है दोस्तों, जो कि 1976 में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से जो संशोधन एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है वो पूछा था 42वां संवैधानिक संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में इतने ज़्यादा बदलाव किए गए कि ये एक छोटे से संविधान का रूप इसने ले लिया, तो इसीलिए इसको भारतीय संविधान का लघु संविधान कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में पहले 22 भाग थे, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए। एक जोड़ा गया 4 को और एक जोड़ा गया 14 को, जिसमें 4 को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अगर आपको पूछा है किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़े गए, आंसर होगा 1976। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता और अखंडता, ये भी 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए। इसके अलावा जैसे इसमें लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन में निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह
मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं, ये भी इसमें जोड़ा गया था। तो उसमें बहुत सारे और भी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में आपको यही सवाल पूछे जाते हैं। और 44वां संवैधानिक संशोधन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 1978 में हुआ। 44वें संवैधानिक संशोधन में एक दो पॉइंट जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, पहले भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 7 हुआ करते थे। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकारों से 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब बनाया गया कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब हमारा कानूनी अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसको लगाने का जो ग्राउंड्स होते हैं, उनमें से एक ग्राउंड था कि आंतरिक अशांति के बेसिस पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ समुद्र तट साझा करते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। 9 राज्य भारत में ऐसे हैं जो समुद्र तट साझा करते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा बनाता है, तो उस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। अगर पूछा जाए सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा गोवा। इसके अलावा जो राज्य आपको मालूम होने चाहिए, भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्रों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे गुजरात होगा, गोवा हो गया, इसके बाद कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। और 8-9 ये, इसके अलावा एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो मेरे हिसाब से 9 ये राज्य हो गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश डैश में शुरू हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी USA। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुई। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में, तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई 1750-60 के आसपास। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्रिड डैश डैश का एक नेटवर्क है? ऑप्शन ए अक्षांशों और समांतरों के समांतरों और देशांतर के यमनोत्तर। ऑप्शन बी है कर्क रेखा और मकर रेखा। ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रिड सिस्टम है दोस्तों, अगर आपने भारत के ग्लोब को देखा होगा या भारत के मानचित्र को देखा होगा, भारत के मानचित्र में कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ को रेखाएं जाती हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं जाती हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और ये यदि ग्लोब है तो ग्लोब में जो रेखाएं खींची गई हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ को, ये एक ग्रिड नेटवर्क का निर्माण करती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और ये रेखाएं जो है ये भारत में किसी भी जगह की सटीक स्थिति यदि आपने ज्ञात करनी है तो उसमें ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका डैश डैश से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी पनामा भू डमरू मध्य, ऑप्शन सी सुएज नहर, ऑप्शन डी मलक्का जल डमरू मध्य। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी दोस्तों। पनामा भू डमरू मध्य जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। या फिर आपको पूछा जाए, अगर आपको सवाल पूछा जाए जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है दोस्तों, ये अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है भूमध्य सागर से। अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य सागर से आपको पूछा जाए कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर चैनल भी हम इसको कहते हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। मध्य सागर जो है, भूमध्य सागर की अगर पूछा जाए, भूमध्य सागर की कुंजी मेडिटेरियन सी जिसको कहा जाता है, तो इस सवाल का जवाब भी होगा वो होगा जिब्राल्टर। सुएज नहर जो है दोस्तों, ये लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और सुएज नहर कई बार सवाल पूछा जाता है कि आधिकारिक रूप से इसको कब चालू किया गया, कब खोला गया। तो सुएज नहर को खोला गया है आधिकारिक रूप से 1869,
महात्मा गांधी का जन्म जिस साल हुआ है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म याद रखना आसान है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो 1869 में ही स्वेज नहर को आधिकारिक रूप से खोला गया। मलक्का जलडमरू मध्य जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में है, या फिर हम कहें अंडमान सागर जो है जो हिंद महासागर में, और दक्षिण चीन सागर जो है वो प्रशांत महासागर में, इनको ये जोड़ता है। या फिर ये अगर मैप में अगर आप इसको देखो तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ, जिसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इस दौरान ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को महात्मा गांधी, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, उनको गिरफ्तार किया गया और महात्मा गांधी को उस समय आगा खान पैलेस जो है वहाँ पर रखा गया। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और इसी दौरान महात्मा गांधी और बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए गए, और सबसे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो आचार्य विनोबा भावे ने किया है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी को अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही अंदर एक और आंदोलन या सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, जिसको हम कहते हैं नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह के लिए डांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया, डांडी मार्च, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही किया गया। डांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये डांडी मार्च किया गया। ये भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। और यदि आपको पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह जो है या डांडी यात्रा जो है गांधी के द्वारा जो की गई वो किसका हिस्सा थी, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा थी। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। 1920 से 1922 और 1922 में घटना घटी, चौरा चौरी की घटना, जिसमें हिंसा का प्रयोग किया गया, जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया। और खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में, जो खिलाफत आंदोलन 1919 के अंत में ये खिलाफत आंदोलन हुआ। और मैंने आपको इस वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको बताया था, इससे पहला जो वीडियो आपने आपके साथ डिस्कस किया, तो जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया है। तो पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देखें। कई सवाल ऐसे होते हैं जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए होते हैं, तो उन सवालों को बार बार डिस्कस करने से समय बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1582। तो ये जो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा नया धर्म शुरू किया गया, अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया दीन ए इलाही, और इसकी स्थापना अकबर ने 1582 में की हुई है। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि दीन ए इलाही को मानने वाला, इस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, तो दीन ए इलाही को मानने वाला पहला और एकमात्र मेरे हिसाब से उनका नाम है बीरबल। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे बीरबल। अकबर और बीरबल के किस्से आपने सुने होंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ध्यान रखना, कई बार ये सवाल आपको पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप प्राचीन भारत को देखोगे तो प्राचीन भारत में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य हम जिसको कहते थे, उसके दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते हैं। तो ये जो 9 रत्न अकबर के दरबार में कौन कौन से थे ये आपको मालूम होना चाहिए, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है तो उसके दरबार में कौन कौन से 9 रत्न थे, ये सब बातें दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। 1576 में युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में ये हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व किया वो किया राजा मान सिंह ने। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 1556 में, और पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और अगर आपको सवाल पूछा है पानीपत के दूसरे युद्ध में ये किस किस के बीच हुआ, ये हुआ अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व यहाँ पे किया गया है वो बैरम खान ने किया। बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर ने पहले शुरुआत के कुछ युद्ध लड़े हैं, और बैरम खान को ही अकबर का संरक्षक जो है अकबर के पिताजी ने रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में
कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसमें सदस्यों की जो कुल संख्या है वो है 15। आपको कुल संख्या पूछी गई है तो कुल संख्या 15 है। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये जो 15 सदस्य होते हैं, इनमें 5 सदस्य होते हैं अस्थायी, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, और 10 सदस्य जो है ये होते हैं, माफ़ करें, जो 5 सदस्य होते हैं वो होते हैं स्थायी सदस्य, और जो 10 सदस्य होते हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी और 5 स्थायी। अस्थायी सदस्य जो है 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, और स्थायी सदस्य जो ये तो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो एक तो है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस, और पांचवा है चाइना। तो ये संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की 5 जो संख्या है, ये मैंने 5 यहाँ पे देश लिखे हैं। इन्हीं के पास वीटो पावर है। आपको पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों के पास वीटो पावर है? वीटो का मतलब है निषेध, वीटो का मतलब है प्रोहिबिट करना, रोकना किसी चीज़ को। तो वीटो शक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्हीं 5 देशों के पास है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें आधिकारिक भाषा कौन सी है, कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। उनमें से अगर ब्रिटेन और अमेरिका को देखो तो यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांसीसी होगी, रशियन होगी, चाइनीज़ होगी, इसके अलावा अरबी और स्पेनिश जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए जो पुलिस काम करती है उसको हम कहते हैं इंटरपोल, उसको हम कहते हैं इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। और इंटरपोल का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और लियोन्स जो है ये फ्रांस में है। ध्यान रखना, इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कभी कभी इस एक ही टॉपिक से 2 सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अशोक घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी बृहत कथा, ऑप्शन सी हर्षचरित, ऑप्शन डी बुद्धचरित। तो जो अशोक घोष के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो है ऑप्शन डी बुद्धचरित्र जो है ये किताब अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है। किताबें मैं कई बार आपको कहता हूँ, टैट का जो एग्ज़ाम है, चाहे टीजीटी का हो चाहे डीबीटी का हो, किताबें कई बार पूछी। इसी एग्ज़ाम में आपने 2 या 3 किताबें आपने अब तक देख ली होगी। अष्टाध्यायी जो किताब लिखी गई है ये पाणिनि के द्वारा किताब लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा किताब लिखी गई है अष्टाध्यायी, और ये संस्कृत भाषा का पहला ग्रामर था। हर्ष और अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा गया, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है महाभाष्यम जो है, जिसकी रचना पतंजलि ने की है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। हर्षचरित्र जो किताब लिखी गई है, हर्षचरित्र लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, और बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन जो था उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। इसको इसने संरक्षण दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन अगेन देखिए कोई किताब पूछी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी है रूसो। तो ये जो किताब पूछी गई है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखी गई है रूसो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में वो 8 हैं, और जो राज्य हैं भारत में वो 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को राज्य से उसको कन्वर्ट कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश में। 2 केंद्र शासित प्रदेश वहाँ से निकाले गए। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएँ हैं? देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे केंद्र सरकार ही काम करती है, तो वहाँ पे जनरली विधानसभाएं नहीं होती। लेकिन भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभाओं का गठन किया गया है। एक तो दिल्ली है, जिसको हम NCR रीजन भी कहते हैं, दूसरा है पुडुचेरी, और तीसरा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य पहले था उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपके लिए इस वीडियो को अभी और भी सवाल इस क्वेश्चन पेपर के रहते हैं जिनके लिए दोबारा जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।